तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुग़ल से स्टार्ट करते हैं। मुग़ल कौन थे, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। ठीक है। तो पहले हम जब बात करें, एक टाइम पे रशिया और चाइना के बीच मंगोल का शासन हुआ करता था। अब वही मंगोल्स में एक होता है तमैन खान। ठीक है। तमैन खान की सेकंड तमैन खान जो तिमूर थे, वो शादी करते हैं। उनकी सेकंड वाइफ जो रहती है वो मंगोल रहती है। ठीक है। अब सेकंड वाइफ से जो है बाबर, बाबर इन्हीं का लड़का था। ठीक है। तमैन खान उसके फादर थे और सेकंड वाइफ जो उनकी थी मदर, वो मंगोल थी। अब यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज हम पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो यहाँ पे हम फादर की लीनिएज फॉर्म करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं। तो बाबर जो है तिमूर थे, मतलब जितने ही मुग़ल चाहे वो एक्चुअली में मुग़ल नहीं थे, तिमूर थे। तो फिर वो मुग़ल कैसे बन गए। ठीक है। तो तिमूर थे तो मुग़ल कैसे बन गए। तो यहाँ पे जो मुग़ल्स हैं, एक्चुअली जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करना चाहते थे, तो वो इंडिया को, ब्रिटिशर्स खुद को इंडिया का सेवियर बताना चाहते थे। मतलब हम जो है सेवियर है इंडिया के, हम आपको बचा रहे हैं। क्योंकि मंगोल की हिस्ट्री बहुत ख़राब थी। चंगेज़ खान जो काफ़ी क्रूल जो रूलर था वहाँ का उस टाइम का। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स जो है अपने आप को इधर इंडिया का सेवियर बताने के लिए मुगल्स वो तिमूर्स को मंगोल कर देते हैं। तिमूर्स को मंगोल कर देते हैं। लेकिन अब ब्रिटिशर्स का प्रोनाउंसिएशन बेकार था, उनको समझ में आता नहीं क्या बोलना है। तो क्या होता है, वो मंगोल को मोगोल्स करते हैं और मोगोल्स को मुगल्स कर देते हैं। मतलब अब हमारे पास है मुगल, मुगल एम्परर, नॉट तिमूरियन एम्परर, मुगल एम्परर। ठीक है। तो इस तरह मुगल्स के पास आते हैं, हमारे मुगल्स हमें मिलते हैं। अब क्या होता है, हमारे पास पता है कि 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को डिफीट करके दिल्ली सल्तनत ले लेते हैं। उसके बाद हुमायूं रूल करते हैं, उनके सक्सेसर बनते हैं। देन अकबर, सलीम, अकबर के बाद सलीम आते हैं, जिसे हम जहांगीर भी बोलते हैं, और शाहजहां भी। उसके बाद आते हैं शाहजहां एंड औरंगज़ेब आते हैं उसके बाद। अब क्या होता है, सलीम और जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे कॉन्स्टेंटली वो डेक्कन में वॉर चल रही थी उनके साथ। ठीक है। अब क्या होता है, उसी के बाद शाहजहां जो रूलर है वो ओवर स्पेंड है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। मार्बल के हर जगह फोर्ट्स बनाते रहे, काफ़ी सारे टाउन्स गिरा के मार्बल के फोर्ट्स, टाउन बन जो भी है, एम्पायर और महल बनाए उन्होंने। ठीक है। साथ ही में औरंगज़ेब ने काफ़ी सारी वॉर्स लड़ी। फॉर एग्जांपल शाहजहां के बाद ये 4 ब्रदर्स थे। ठीक है। तो इनमें से पहले एक ब्रदर उनके साथ मिल जाता है, वन ब्रदर, एक ब्रदर शाहजहां के साथ मिल जाता है। अब शाहजहां और उसके एक भाई इनके दूसरे 2 भाई से लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उसी के बाद क्या होता है, शाहजहां अपने पहले भाई को ही मार देता है, इसको भी मार देता है। अब सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट शाहजहां, औरंगज़ेब जो रहता है, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब रूल करता है। और औरंगज़ेब एक भाई और उसके 2 भाई के बीच में फाइट होती है सक्सेस, क्राउन को लेके, रूल को लेके। शाहजहां को डिफीट करते हैं। उसके बाद वो अपने ही भाई जो को मार देता है। और यहाँ पे शाहजहां को इम्प्रिजन कर लिया जाता है 8 साल के लिए। शाहजहां को 8 साल के लिए इम्प्रिजन कर लिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो औरंगज़ेब है उसको काफ़ी सारी चीज़ें मिली है, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी यहाँ पे किंग बनने से पहले। पहले ही इकोनॉमिक डेक्कन में वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। शाहजहां जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता था, खर्चे करते थे, जिसकी वजह से क्या, फॉर एग्जांपल महल बनाना, मार्बल के ये सब करना, ओपीएम ड्रग एडिक्ट था। तो इसकी वजह से क्या है, जो जागीर मतलब जो ट्रेजरी थी वो बहुत बेकार थी, ट्रेजरी बहुत कम थी औरंगज़ेब के पास। अब इसी को देखते हुए औरंगज़ेब को आगे रूल करना है। तो औरंगज़ेब को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो देखते हैं। तो उसके पहले हम समझते हैं कि और एक सिस्टम निकाला था मुगल्स ने। उसके पहले हम देखते हैं, एक सिस्टम निकाला था मुगल्स ने, मनसबदारी सिस्टम। तो इसको समझते हैं। तो मनसबदारी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी रैंकिंग रहती है, करेक्ट, डीएम एसडीएम ये सब करके, तो इनको हम बोलते हैं रैंकिंग।
पोस्ट, ठीक है। तो उसी को मुगल्स जो है, और फॉर एग्जांपल अकबर जो है इलरेटेड थे, अनपढ़ थे, तो क्या होता है वो न्यूमेरिकल नंबर्स, मतलब नंबर्स को आपको कितना पैसा मिल रहा है, आपको कितनी सैलरी मिल रही है, उसके हिसाब से आपको रैंकिंग मिलेगी। अब हमारे पास एक हिंदी टर्म आती है इज्जत, ठीक है, एक हिंदी टर्म आती है हमारे पास इज्जत। तो इज्जत, ठीक है, इसी को देखते हुए मुगल ने उसका इज हटा दिया, बचा क्या जत। तो 5,000 जत, 1,000 जत, 500 जत, मतलब जितनी ज़्यादा सैलरी उतना बड़ा ऑफिसर। तो ये जो जत है ये मुगल के टाइम पे ऑफिसर के नाम हुआ, रैंकिंग हुआ करती थी। 5,000 जत, रुपया, ठीक है। अभी क्या होता है मुगल के टाइम, उसी टाइम प्लस में वो एक और चीज़ ऐड करते हैं, मिलिट्री सिस्टम, जहाँ पे बोलते हैं सवार, जिसे हम बोलते हैं सवार, ठीक है। सवार क्या होता है, फॉर एग्जांपल जत तो एक ऑफिसर हो गया, मतलब एक सिंपल ऑफिसर हो गया, ठीक है, एक नॉर्मल ऑफिसर। अभी क्या होता है मुगल्स को मेंटेन करनी है अपनी मिलिट्री, मुगल्स को मेंटेन करनी है अपनी मिलिट्री। अब मिलिट्री कौन देखेगा, इनके ऑफिसर्स देखेंगे, ठीक है, ऑफिसर देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक 5,000 जत का, अब ठीक है, ऑफिसर है 5,000 जत का, इसको मैं बोलूँगा कि आप मिलिट्री देखो, मतलब अपनी एक मिलिट्री को मेंटेन करो, नंबर ऑफ ट्रूप्स की, फॉर एग्जांपल 1,000 ट्रूप मेंटेन करो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3,000 जत, 1,000 सवार। ये एक ऑफिसर का नाम है, साथ में उसके मिलिट्री जितनी वो मेंटेन कर रहा है वो है 3,000 जत, 1,000 सवार। अब यहाँ पे जब मिलिट्री मेंटेन कर रहा है तो उसको खर्चा लगेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर होगा काफ़ी सारा। अब यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ हो सकती है, या तो फर्स्ट ये जत और सवार अपनी मिलिट्री मेंटेन करें और एम्पेरर से जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपना ले। फॉर एग्जांपल जितना भी पैसा है मिलिट्री को अवेयरने का, संभालने का, वो एम्पेरर दे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 ट्रांजेक्शन्स होंगे। फॉर एग्जांपल पहला ट्रांजेक्शन होगा रेवेन्यू जो है किंग लेगा, एम्पेरर के पास जाएगा, यहाँ से एम्पेरर वो रेवेन्यू किसको देगा, अपने जट सवार को ये रेवेन्यू देगा, उसमें से उसकी कैश सैलरी और मिलिट्री एक्सपेंडिचर होगा। तो हमारे पास क्या 3 फ्लो ऑफ मनी है, ट्रांजेक्शन रेवेन्यू से, रेवेन्यू जाएगा एम्पेरर के पास, एम्पेरर से जाएगा जट के पास, ठीक है। अब इसमें से एक ट्रांजेक्शन को हटाना है, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है जागीरदार सिस्टम लाया जाता है। और जो हम ये पढ़ रहे हो मनसबदारी में, मनसब मतलब रैंक होता है, और जैसे दूध वाला, ठीक है, उसी तरह मनसब मतलब मनसबदार बना देते हैं, मनसबदार। तो 500 जत एक मनसबदार है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब यहाँ पे पढ़ते हैं जत प्लस सवार में पता चलता है जत को कैश दी जाता है। जत प्लस सवार में अब क्या होता है कि जत को एम्पेरर के पास रेवेन्यू जाएगा। पहले क्या, फॉर एग्जांपल हम वापस एक फ्लो देखते हैं, हमारे पास ये ऑफिसर है, ठीक है, ये ऑफिसर रेवेन्यू देगा एम्पेरर को, एम्पेरर जो ये रेवेन्यू वापस से कलेक्ट करे, ऑफिसर है, रेवेन्यू एम्पेरर के पास गया, एम्पेरर ये रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और वापस से ऑफिसर को देगा, ठीक है। थ्री एक सर्कुलर फॉर्मेशन हो रहा है, ऑफिसर मनी कलेक्ट कर रहा है एम्पेरर के लिए, एम्पेरर को देगा, एंड देन एम्पेरर वापस से ये मनी कलेक्ट करके काउंट करके ऑफिसर को वापस देगा, ठीक है। उसकी सैलरी हुई, उसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुआ, वो वापस करना पड़ेगा एम्पेरर को। तो उसकी जगह क्या करते हैं यहाँ पे जागीर क्रिएट करते हैं। जागीर मतलब क्या, एक लैंड का पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं जागीर। अब एम्पायर जो है जागीर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, खालिसा मतलब क्राउन लैंड, यहाँ से रेवेन्यू जो डायरेक्टली वो एम्पायर को जा रहा है, ठीक है, एम्पायर को डायरेक्ट रेवेन्यू जा रहा है।
बचा हुआ लैंड को बोलेंगे हम पे बाकी, लेफ्ट आउट लैंड, और उसको बोलेंगे पे बाकी। इस पे जो है जागीर काम करते हैं, जागीर, ये लैंड जो है जागीर को दिया जाता है। अभी जब लैंड जागीर को दिया जाता है तो कहते हैं कि आपके पास ये जागीर है, इसमें से अपनी सैलरी काट लो, इसमें से अपनी सैलरी ले लो, साथ ही में बचे हुए रेवेन्यू से आप मिलिट्री मेंटेन करो, मिलिट्री मेंटेन करो। ठीक है, तो एक लैंड दे दिया गया है, इस लैंड को बोलते हैं जागीर, और जिस लैंड का जिसको दिया गया है उसको बोलते हैं जागीरदार, जागीरदार। ठीक है, इस लैंड को मेंटेन करो। फॉर एग्जांपल ये जागीर दी गई है आपको, इसमें से अपनी सैलरी भी ले लो और एक मिलिट्री मेंटेन करो, और मिलिट्री मेंटेन करो। अब कोई ट्रांजेक्शन फ्लो नहीं कि ऑफिसर से एम्पायर के पास जा रहा है और एम्पायर वापस ऑफिसर को दे रहा है, जीरो ट्रांजेक्शन यहाँ लग रहा है। एम्पायर के पास अपना रेवेन्यू कलेक्शन है कि वो खालिसा से उसको सारे रेवेन्यू मिल जाएंगे। पे बाकी जो है एक तरह से मिलिट्री मेंटेनेंस के लिए यूज़ हो रहा है जद के द्वारा, ठीक है, ऑफिसर के द्वारा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ याद रखने की, जागीर जो है ये नॉन परमानेंट है, मतलब एक जागीरदार को मिल चुकी जागीरदार हमेशा चेंज हो सकता है। ठीक है, कोई नया मनसबदार आएगा, मनसबदार मतलब अभी पढ़ा हमने जत, जो ऑफिसर है उसको बोलते हैं मनसबदार, 100 जत, 200 जत, ये हो जाती है रैंकिंग। अब जो भी जागीरदार है वो चेंज हो सकता है, मतलब कल कोई और जागीरदार था, दूसरा कोई और हो जाएगा। हेरिडिटरी भी नहीं है, मतलब आपके पापा को मिला उसके बाद उसके बेटे को भी सेम मिल जाए, उसको अब उसको जागीरदार बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफरेबल है, मतलब कल एक जागीरदार था दूसरे को बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है मनसबदार सिस्टम चल रहा था। अब यहाँ पे समझना है कि जागीर अगर ज़्यादा है और जागीरदार कम है तो ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं है। जागीर बराबर है जागीरदार के तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर जागीर मतलब लैंड कम हो जाए और जागीरदार बढ़ जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी को हम बोलते हैं जागीरदार सिस्टम और जागीरदार क्राइसिस, इसी को हम बोलते हैं जागीरदार क्राइसिस। मतलब क्या, यहाँ पे जागीर जो है वो कम है और जागीरदार ज़्यादा हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन हो सकती है, एवरी जागीरदार इज मनसबदार बट एवरी मनसबदार इज नॉट अ जागीरदार। मतलब मनसबदार एक ऑफिसर का नाम है, मतलब ऑफिसर है। अब इस मनसबदार को जागीर मिलेगी नहीं मिलेगी ये डिपेंड करता है, लेकिन एक जागीर जो है सिर्फ मनसबदार को ही मिलेगी। मतलब एक ऑफिसर जिसको हम जब्त दी गई है उसी को जागीर मिलेगी, लेकिन हर मनसबदार को जागीर नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं औरंगज़ेब ने। अब हम औरंगज़ेब की पॉलिसी और डिक्लाइन के बारे में समझते हैं कि हमने जागीरदार पूरा सिस्टम समझ लिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि ओवर स्पेंडिंग शाहजहाँ ने करी थी जिसकी वजह से काफ़ी सारे इकोनॉमिक इशू हुए, साथ ही में डेक्कन वॉर चल रही थी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे इकोनॉमिक इशू यहाँ पे फेस करना पड़ते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में औरंगज़ेब ने क्या निकाला, औरंगज़ेब का सॉल्यूशन क्या था। पहला सॉल्यूशन तो था कि रेवेन्यू इंक्रीज कर दो। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने खालिसा लैंड को इंक्रीज कर दिया। खालिसा लैंड मतलब क्राउन लैंड। अब ये सारा जो रेवेन्यू है एम्परर को जाने लगा, तो जागीर कम हो गई, जागीर कम हो गई और जागीरदार बढ़ गए, तो हमारा जागीरदार इशू क्रिएट हो गया, जागीरदार इशू क्रिएट हो गया अब हमारा। ठीक है, अब इसीलिए जो है औरंगज़ेब जो है डेक्कन वॉर को कंटिन्यू भी करता है कि वो डेक्कन में अपनी लैंड को बढ़ाना चाहता था कि और ज़मीन मिले और जागीर मिले ताकि ये इशू रिजॉल्व हो सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेकंड सॉल्यूशन जो औरंगज़ेब ने निकाला इकोनॉमिक क्राइसिस का वो था इंक्रीज टैक्स, मतलब कि टैक्स को बढ़ा दो। पहले जो टैक्स था 1/3 था, अब उसको बढ़ा के हाफ कर दिया गया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। ठीक है, लेकिन इससे इशू क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस टाइम पे जब उसने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया, इंक्रीज टैक्स करा, उस टाइम पे एल नीनो ईयर था। मतलब क्या कि यहाँ पे बारिश जो है रेनी सीजन कम हो जाएगा, एल नीनो में रेनी सीजन कम हो जाता है, बारिश कम होती है काफ़ी, 2-3 साल तक ऐसा कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से अब एग्रीकल्चर एग्रियन जो भी लोगों के किसान थे
उनके पास कुछ प्रोड्यूस तो हो नहीं रहा था, ऊपर से वो टैक्स बढ़ा चुके हैं, तो किसान जो रिवॉल्ट कर देते हैं, एग्रीरियन रिवॉल्ट यहाँ स्टार्ट हो जाता है। अब साथ ही में औरंगजेब को जो अपने को रेवेन्यू इकोनॉमिक इशू फेस करने के लिए अपने पास रेवेन्यू बढ़ाना था, तब वो लाते हैं जजिया। अब जिस कंट्री की 85% पॉपुलेशन हिंदू हैं, तो औरंगजेब करते क्या है, जजिया लाते हैं, मतलब जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको एम्परर को टैक्स पे करना पड़ेगा उनकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा थी, उसी की वजह से लाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, औरंगजेब जो है वो राजपूत की पॉलिसी में इंटरफेयर, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल सक्सेसर, राजपूत सक्सेसर जो रहते हैं उनको बनाने लगते हैं, पॉलिसी में इंटरफेयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से राजपूत जो है अपना सपोर्ट पीछे ले लेते हैं। राजपूत पॉलिसी की वजह से राजपूत जो है अपना सपोर्ट उनसे, मुगल से हटा लेते हैं। तो अब औरंगजेब को कुछ लोगों का सपोर्ट चाहिए रहता है, करेक्ट। तो औरंगजेब क्या करते हैं, उलेमास मतलब जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स के लोग रहते हैं उनका सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, औरंगजेब जो है मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स का सपोर्ट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन जैसे माने कि औरंगजेब रिलीजियस बायस मतलब भेदभाव करते थे, लेकिन हम उसी में देखेंगे औरंगजेब काफ़ी अच्छा म्यूज़िक प्ले करते थे, वीणा का, लेकिन उसको मुस्लिम उलेमास ने कम्प्लीटली मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे मतलब होता है कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होगा, आप म्यूजिक डांसिंग इसको कोई सपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सब ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का था, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स का। अब औरंगजेब को सपोर्ट चाहिए रहता है, तो इसीलिए वो मुस्लिम उलेमा से सपोर्ट लेते हैं। अभी क्या होता है, इसी वजह से काफ़ी सारे डिक्लाइन मुगल के रीज़न, तो ये सारे जो रीज़न होते हैं मुगल के डिक्लाइन के, डेक्कन वॉर में इकोनॉमिक क्राइसिस था, इसी वजह से ये सब इशू होता है। उसी के बाद शाहजहां ने जो ओवर स्पेंडिंग करी थी, जहाँ ने जो ओवर स्पेंडिंग करी थी उससे वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। अग्रेरियन रिवॉल्ट, एल नीनो की वजह से, एल नीनो की वजह से फार्मर प्रोड्यूस नहीं कर पाते कुछ, और शाहजहाँ वो जो औरंगजेब वो टैक्स बढ़ा देता है। जागीरदार क्राइसिस मतलब खालिसा उसके लैंड बढ़ा दी जाती है एम्परर की, और जागीर कम हो जाती है, जिसकी वजह से जागीरदार क्राइसिस आते हैं। रिलीजियस पॉलिसी, औरंगजेब जजिया लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हिंदू रूलर्स है और हिंदूज हैं वो औरंगजेब के अगेंस्ट हो जाते हैं। राजपूत पॉलिसी, पहले क्या है, राजपूत जो है मुगल को सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से मुगल जो है इनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन अभी क्या होता है, राजपूत की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते औरंगजेब जो इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से राजपूत जो है अपना सपोर्ट हटा लेते हैं। डेक्कन में कंटिन्यूस वॉर चली रही थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद कंटिन्यूस वीक सक्सेसर आते हैं औरंगजेब के बाद में। इन्वेडर्स, अब ये वीक सक्सेसर इन्वेडर्स को हैंडल नहीं कर पाते, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इन्वेड करते। उसी के बाद मराठास, जाट्स और सिख्स कंटिन्यूसली मुगल्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मुगल का डिक्लाइन शुरू होता है। अब यहाँ पे इनको नाम याद रखने के लिए, वीक सक्सेसर का नाम याद रखने के लिए ये कंसेप्ट है, बाजा फरमा अल शाह अकबर, अकबर टू, अकटू बाटू। ठीक है, बाजा फरमा अहल शाह अकटू बकटू। ठीक है, तो यहाँ पे सबके नाम है, बी ए मतलब बहादुर शाह फर्स्ट, जे मतलब जानदर शाह, एफ ए मतलब होता है फारूक शियार, आर ए मतलब हुआ यहाँ पे रफीदुद दलजत और दौला। ठीक है, ये मतलब दो पर्सन के नाम है, रफीद उद दलजत या रफीद उद दौला। ठीक है, उसके बाद आता है एम ए मोहम्मद शाह रंगीला, ए एच मतलब अहमद शाह, ए एल आलमगीर, एस एच ए मतलब शाह आलम, अकबर टू, टू मतलब अकबर टू, अकबर टू, बार टू मतलब बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह टू। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा मुगल के डिक्लाइन के बारे में सारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूस और बटन को लाइक प्रेस करें। थैंक यू।